नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? हमें आशा आप लोग ठीक ठाक होंगे और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अपनी पढ़ाई में मस्त रहें। और जैसा कि हम आपको बताए थे कि हम आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का एक एक पार्ट आपको हम रोज देते रहेंगे। तो अगले पार्ट में आज हम आपके लिए ले आए हैं ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन, आंतरिक प्रतिरोध, ये सारे हैं। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो आप ये वाला चैप्टर जो होगा इसको आप खोल के इस पे जितने न्यूमेरिकल्स होंगे सब सॉल्व करिएगा। तो हम आपके लिए ले आए हैं सबसे पहले, आपके टॉपिक का नाम है ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन, आंतरिक प्रतिरोध। यानी इन टॉपिकों के अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं हम आपको वो चीजें बताने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, हम आपको वो सारी चीजें इस चैप्टर में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत धारा का मापन कैसे होता है। क्या चीज? विद्युत धारा। हमने विद्युत धारा को पीछे पढ़ाया था, उसका मापन, विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? एमीटर। किसके द्वारा? एमीटर। यानी इसका प्रतिरोध जो होता है, इसमें जो चालक लगे होते हैं, इसका जो प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है, और वही आप एम्पियर से एमीटर याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों विद्युत विभवांतर। पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछता है कि इसका मापन किससे किया जाता है? मीटर, वोल्टमीटर, तमाम चीजें देता है। तो विद्युत विभवांतर का मापन किससे होता है? विभवांतर का मापन किससे किया जाता है बच्चों? विद्युत विभवांतर का मापन जो होता है वो होता है वोल्ट मीटर। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? अगर इसका मात्रक लेना है तो हम क्या लेंगे? किसमें मेजर करेंगे? वोल्ट में। किसमें? वोल्ट में। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों ओम का नियम। ओम का नियम। ओम के नियम में क्या होता है? इसमें बच्चों परिभाषा अगर हम बताना चाहें तो हम कहें किसी चालक में अगर V विभवांतर है तो उसमें बहने वाली धारा यदि I हो तो उस स्थिति में उसमें विभवांतर V और धारा I का अनुपात नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक। अर्थात इसको हम कह सकते हैं V बाई I इज इक्वल टू R, जहां R क्या है? चालक तार का प्रतिरोध है। R क्या है? चालक तार का प्रतिरोध है। ठीक है, यानी और इसका R का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। ओम का जो निशान होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, R का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। लेकिन ओम के नियमानुसार तो किसी चालक में वो दिया गया विभवांतर तथा उस पर उत्पन्न धारा यानी बहने वाली धारा का अनुपात तो नियत होता ही है। लेकिन अगर हम कहें, ऐसा कह सकते हैं कि किसी चालक का विभव उसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। ये है ओम का नियम। तो अगर हम इसको देते हैं तो हमें क्या करना होगा?
बी समानुपाती किसके करते हैं, धारा के। जब हम बी के समानुपाती का निशान हटाते हैं तो यहाँ एक नियतांक आता है आर और ये हो जाता है ऐसे। अब अगर हम आर बराबर करना चाहें यानी ये आई को इधर ले आए तो बी बाई आई इज इक्वल टू आर। आ गया ना, ये चीज आ गई, यही चीज तो है। यानी कि ओम का नियम क्या है, किसी चालक का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही ओम का नियम है और उससे ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है बच्चों मात्रक, तो आपको पता ही चल गया। विशिष्ट प्रतिरोध, क्या हम इसको मिटा दें? ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं फटाफट। हमने आपको बता दिया वोल्ट मीटर किसका मात्रक, क्या चीज वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, धारा। हमने आपको बताया वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, वोल्ट यानी विभव। वोल्ट उसमें विद्युत वाहक बल जो होता है EMF, उसको भी हम वोल्ट मीटर से ही मेजर करते हैं, उसका भी मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, यह क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध यानी हम कह सकते हैं किसी चालक का, हम लिख सकते हैं कि किसी चालक, अगर मान लेते हैं ये कोई चालक है, चालक तार है और इसकी लंबाई L मीटर है, इसका प्रतिरोध R है तो और इसका क्षेत्रफल A है, तब किसी चालक का प्रतिरोध, चालक की लंबाई के समानुपाती यानी समानुपाती होता है, तथा यानी जितना बड़ा तार होगा, जितनी तार की लंबाई होगी, उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। इसके बाद आप उसी में है चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके क्षेत्रफल, तथा चालक, अगर तार है, चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद, छेद यानी है अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों जल्दी में हो सकता है कहीं एक आध मात्रा भूल जाए, तो उसके लिए उतना दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने क्या बताया, किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती तथा उनके बीच तथा उसकी क्षेत्रफल यानी अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, जैसे ये है इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ये है, ठीक है ना, तो उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती L और व्युत्क्रमानुपाती A। ठीक, जब हम ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ एक नियतांक आएगा R बराबर, इस नियतांक को हम लिखेंगे इससे रो से। क्या होता है, रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, रो L/A। और अगर हम रो इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, RA/L। और इसका बच्चों अगर हम मात्रक लिखेंगे तो देखो मात्रक, R का मात्रक क्या होता है, ओम, और L का मात्रक ये L इंटू L हो जाएगा तो ये कट जाएगा तो आ जाएगा मीटर। क्या होगा, ओम मीटर।
ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। उसके बाद है बच्चों, इसको आप चाहो तो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि बच्चों बोर्ड यही है, हमें बार बार इसको लिखना और सही करना होगा। इसके बाद हम अगला हेडिंग लेंगे विशिष्ट चालकता। क्या होगा? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता हो गया, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया। अब इसके बाद विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास विशिष्ट चालकता। क्या है? विशिष्ट चालकता, यानी इसको हम इसकी इंग्लिश लिख सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस लिख दूं क्या? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक बच्चों, अब इसमें क्या होता है? ये विशिष्ट प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। अब पीछे हमने रो इज इक्वल टू लिखा था, तो ये मतलब वही चीज हम रो का मान यहाँ पे रख देंगे, तो इसका फार्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा। हम इसका इससे निरंतर लगा लेंगे, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, अब हम रो का मान वहीं से उठा के रख दें तो पलट जाएगा। इसके बाद आता है बच्चों, हम आपको बताते हैं, कहा जाता, आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि यदि तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, जैसे ये तार है, इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, तो इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या होगा? इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल घट जाएगा, और क्षेत्रफल जब अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल घट जाएगा तो क्या होगा? प्रतिरोधकता इसकी बढ़ जाएगी। अब 2 गुनी कर देंगे तो क्षेत्रफल कम होगा, तो प्रतिरोधकता इसका कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना। ठीक, बढ़ जाएगा। और अगर बड़ा सा तार है, इतना बड़ा तार, हमने इसको यहीं से ऐसे मोड़ दिया, तो क्या होगा? तार ऐसे हो जाएगा, और क्या होगा? इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, जिससे इसकी प्रतिरोधकता घट जाएगी, 1/4 रह जाएगी। ठीक है, जिससे इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1/4 गुना कम हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, जितना था पहले उसका 1/4 रह जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है प्रतिरोधों का संयोजन। क्या आता है? प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन बच्चों, प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से किया जाता है। एक किया जाता है श्रेणीकरण, दूसरा किया जाता है, पहला है श्रेणीकरण और दूसरा है समांतरकरण। समांतरकरण बच्चों, श्रेणीकरण क्या है और समांतरकरण क्या है? अगर प्रतिरोधों को ऐसे जोड़ा गया है, ऐसे, ठीक है, तो ये अगर R है, R1, R2 और R3 है, ठीक है, तो इस समय इस समय क्या होगा? इस समय हमारे पास R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस समय हमारे पास क्या होगा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन अगर यही श्रेणीक्रम यानी कि सामने सामने हो, यानी अगर हमारा रेजिस्टेंस इस प्रकार से हो, ऐसे, ऐसे, तो अगर ये R1 है, R2 है, R3 है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा?
1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक, ये होता है हमारा प्रतिरोधों का संयोजन। इसके बाद आता है बच्चों सेल का आंतरिक प्रतिरोध। किसका? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अगर हम कोई सेल लगाए हैं तो सेल क्या होगा, यहां बीच में लगा होगा ऐसे एक प्लस और एक माइनस, इसमें से तार जुड़ा होता है। तो सेल के अंदर जो धारा बह रही है, यहां तो धारा बह ही रही है ना, यहां तो धारा बह ही रही है, लेकिन सेल के और इसका प्रतिरोध हम मान लेते हैं कैपिटल आर है और इसका प्रतिरोध स्मॉल आर है। तो सेल के अंदर जो धारा के मार्ग में रुकावट होती है उसे क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करें, अब हम इसमें थोड़ा सा 2-3-4 एग्जांपल्स आपको देते हैं जिससे आप इसको आसानी से इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका अब जस्ट हम इसमें क्या करेंगे, आपको न्यूमेरिकल देंगे। तो आप जैसा कि हमने आपसे कहा कि हम आपके लिए न्यूमेरिकल्स के एग्जांपल्स लेके आए हैं, तो आपका एग्जांपल्स क्या है देखते हैं फटाफट। बच्चों डिजिटल हमारे पास अभी नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो हम हाथ से ही लिख के स्वयं बनाते हैं, तो उसके लिए हमें 1 मिनट का टाइम चाहिए होता है, जिसकी वजह से बनाना होता है। तो सबसे पहले बच्चों क्या है कि एक प्रतिरोध, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसमें 5 वोल्ट का विभवांतर, एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसमें क्या होता है, 5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। उसी प्रतिरोध के सिरों के बीच अगर हम 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने के लिए धारा प्रवाहित कर, कितनी धारा करने के लिए धारा प्रवाहित करनी होगी, यानी इसी के बीच हमें 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने के लिए धारा प्रवाहित करनी होगी। कितनी करनी होगी वो देखते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें दिया क्या है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है R बराबर V/I। तो हमारे पास 1.5 क्या है, धारा है, I हो जाएगी। ठीक है, कितना विभवांतर प्रवाहित कर रहे हैं, 5 वोल्ट। कितना प्रवाहित कर रहे हैं, 5 वोल्ट। तो V/I इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/1.5। ये हमारे पास R बराबर कितना आ जाएगा, देखो R बराबर हो जाएगा, अगर हम 1.5 को 3/2 ले लेते हैं तो 2 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 10/3, यानी ये हमारे पास क्या आ गया, ये R आ गया। R कितना आ गया, 10/3 हमने निकाल लिया। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 10/3 बराबर, हमें पूछ रहा है कितनी के लिए कितनी धारा प्रवाहित करनी होगी, तो हमें ये वाला दूसरा वाला विभव कितना दिया है, 2 वोल्ट, तो 2/I कर दिया। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10I बराबर 6, तो I बराबर क्या आ जाएगा, 6/10, और ये कट जाएगा तो आ जाएगा 0.6, यानी इसमें 0.6 कहाँ पे है, 0.6 एम्पियर कहाँ पे है, दूसरा नंबर। ठीक है, इसके बाद है बच्चों अगला क्वेश्चन फटाफट। एक बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 1.5 है, यानी स्मॉल r जो है वो कितना दिया है, 1.5। ठीक है, स्मॉल r कितना दिया है, आंतरिक प्रतिरोध। जब इससे कोई धारा नहीं ली जाती तब इसके प्लेटों के बीच कितना विभवांतर है, पंखा चालू, सॉरी फैन चालू था बच्चों, थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था। तब इनके प्लेटों के बीच वोल्ट विभवांतर कितनी है बच्चों, सबसे ज्यादा, यानी E बराबर कितना है, 6 वोल्ट। ठीक है, और इससे कोई धारा नहीं ली जाती है। फिर एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ने पर प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो जाता है, 4। कितना हो जाता है,
4, ठीक है। भी 4 वोल्ट रह जाता है। बाह्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? बाह्य प्रतिरोध। तो हम इसको लिख सकते हैं I बराबर E अपान R प्लस R। ट्रैक्टर जा रहा, थोड़ा सा शोर हो रहा है, 1 मिनट। तो हम क्या लिखेंगे? E अपान R प्लस R। E क्या है? विद्युत वाहक बल, ये बड़ा वाला 6 वोल्ट, ठीक है। तो हम लिखेंगे 6 बटे R प्लस 1.5 बराबर 4 बटे R के। क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे तो 6R बराबर 4R प्लस 1.5 को जब हम 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 चौका 60, यानी हो जाएगा ये 6। तो ये 4R इधर आएगा तो हमारे पास हो जाएगा 2R = 6। तो R = क्या आ जाएगा? 6 बटे 2, कट जाएगा, आ जाएगा 3 ओम। यानी कौन वाला क्वेश्चन है हमारे पास? सही वाला पहला। 4 ओम 6 ओम कितना, तो निकल के क्या आया? 3 ओम। कितना निकल के आया? 3 ओम, ठीक है। इसके बाद है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत आसान, निम्न परिपथ में A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो बच्चों इसमें हम देखेंगे तो श्रेणी और समांतर दोनों है। तो A व B के बीच, तो A से A और C के बीच होते हुए जाएं तो क्या हो जाएगा? A व B के बीच आएगा 2 प्रतिरोध और दोनों श्रेणी क्रम में हैं। तो श्रेणी क्रम के लिए R बराबर होता है R1 प्लस R2। तो ये अगर R1 है और ये R2 है तो हमारे पास हो जाएगा R बराबर 100 प्लस 60 160। क्या हो जाएगा? 160। इसको हम कर लें R डैश, ठीक। और दूसरा वाला R3 कर लें। तो अब ये दोनों ऐसे हो जाएंगे तो ये दोनों क्या आ जाएगा? अगर इसकी जगह पे एक तुल्य आ गया, कितना? 160, यहाँ पे 60 आ गया, ऐसे हो गया, ये खत्म हो गया। तो 160 ये दोनों समांतर क्रम में आ गए। तो समांतर क्रम का फार्मूला है बच्चों 1 बटे R डैश डबल डैश बराबर 1 बटे R3 प्लस 1 बटे R डैश, जो हमने अभी निकाला था ये R डैश, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 1 बटे R डबल डैश बराबर, यहाँ पे हम देखें कितना है? 40 और 160। तो 1 बटे 40 प्लस 1 बटे 160, इसका एलसीएम आएगा 160। तो क्या हो जाएगा? 4 चौक 16, 4 बार गया तो 4 प्लस 1 बराबर 5 बटे 160, और काटोगे तो ये आ जाएगा 32, यानी कि 1 बटे R डबल डैश बराबर 1 बटे 32। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R डबल डैश बराबर आ गया 32, यानी क्या आया आंसर? 32 ओम। ये वाला बच्चों, ये वाला, ठीक है। तो हमें इसी प्रकार से सारे विकल्प को बहुत ही फास्ट और बहुत ही जल्दी सॉल्व करने होंगे। तो ये सारे एग्जांपल्स आप नोट कर लो और इसके जैसे जितने एग्जांपल्स हों, थोड़ा सा इसके 19-20 जो हों, उससे थोड़ा सा सेल्फ स्टडी इसको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जितना आप क्वेश्चन करोगे बच्चों, जितना अभ्यास करोगे उतना आपका दिमाग तेज होगा, आप उतने बढ़िया सवाल को न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो, उतने कम टाइम में कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के, हम आपसे बार बार कहते हैं कि बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता है। तो आपको अभ्यास निरंतर जारी रखनी होगी और हम आपको ज्यादा बड़ा नहीं, लगभग 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट का ऐसा ही एक पार्ट देंगे जिसमें आपको 3-4 टॉपिक हेडिंग्स रहेंगे। तो आपके लिए भी आसान है और हमारे पढ़ाने के लिए भी आसान है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए आप अगर अच्छा लगता है, हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में अच्छे कमेंट भी करिए और गलत लग रहा तो गलत कमेंट भी, गाली गलौज मत दीजिए, ठीक है। तो अच्छे करिए। अच्छे बच्चे अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं और मेहनत करके आगे जाते हैं बच्चों।